हाँ जी, नमस्कार टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्फेरिकल मिरर के ऊपर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ मिरर। कौन कौन सी मिरर की टाइप्स होती हैं, इसमें से कल हमने एक टाइप पढ़ी थी, वो थी प्लेन मिरर। हमने कल देखा था कि एक प्लेन मिरर कैसे इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की बनाता है। दूसरी होती है स्फेरिकल मिरर, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। Spherical mirror is further cut down into two parts. स्फेरिकल मिरर्स को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी अभी हम देखेंगे। Spherical mirror is further divided into two parts, concave mirror and convex mirror. ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर की टू टाइप्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्फेरिकल मिरर्स। क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, पहले इनके बारे में देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। आज की जो हमारी टाइप रहने वाली है वो रहने वाली है स्फेरिकल मिरर, जो कि हमारे लेक्चर का नेम भी था। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? प्लेन मिरर तो हम सब ने देखा हुआ है, हमारे घरों में अवेलेबल है। लेकिन स्फेरिकल मिरर इतना नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। ये आपको बहुत स्पेशल जगह पे देखने पे मिलेगा। हो सकता है ये स्फेरिकल मिरर भी सभी के घर पे हो, लेकिन कभी किसी ने नोट नहीं किया होगा। तो लेक्चर के एंड में बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर हमारे घर पे कहाँ पे पड़ा है। सभी के घर पे पड़ा है। अब होता क्या है स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर को एक स्फीयर जैसी शेप में से कट किया जाता है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर मान लो ये मेरे पास कोई भी स्फीयर है, इस स्फीयर की अब दो ऑप्शन है हमारे पास। आइदर द आउटर साइड ऑफ दिस स्फीयर विल बी पॉलिश और द इनर साइड ऑफ दिस स्फीयर विल बी पॉलिश। या तो इसकी बाहर वाली साइड पॉलिश हो सकती है, जो पॉलिश साइड है दैट विल बी द आउटसाइड, or the polished side will be lie inside of the sphere
एक स्फेरिकल शेप है, नथिंग एल्स इज देयर, तो या तो पॉलिश साइड बाहर हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो पॉलिश साइड है वो अंदर वाली साइड है। नाम से तो आपको ये क्लियर होने लग ही गया कि इनको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक स्फीयर जैसी शेप में से इनको कट किया गया। तो ये मैंने दो मिरर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, जिसमें एक में आउटर साइड पॉलिश है और जो दूसरा है इनर साइड इज पॉलिश। अब इसमें से आप कहोगे कि सर जो ये आउटर साइड पॉलिश है तो हम इसमें देखेंगे कैसे, अंदर जाएंगे कैसे, मिरर के अंदर जाके थोड़ा देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा स्फेरिकल मिरर नहीं होता, मैंने जो पहली लाइन बोली थी आज कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या है, मान लो मैं इसका इतना सा पार्ट कट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, अगर मैं बाकी पार्ट इरेज कर दूँ, सिर्फ इतना सा पार्ट रख लूँ, ज़्यादा हो गया, बाकी पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ जो मैंने दो पॉइंट्स लगाए थे उतना सा पार्ट रख लेता हूँ। अब देखो ये कुछ हमारे मिरर जैसा नहीं बनने लग गया, जो प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी थी कि एक साइड पॉलिश है एक साइड शाइनिंग है, तो ये बन गया हमारा एक स्फेरिकल मिरर जिसमें आउटर साइड पॉलिश है। ये स्फेरिकल मिरर एक कर्व्ड स्फीयर, कर्व्ड सरफेस वाला मिरर होगा हमारे पास। इसी तरह से अगर इस स्फीयर में सेकंड स्फीयर की बात करूं, इसका मैं इतना सा पार्ट कट कर लूं, बाकी छोड़ दें हम, तो हमारे पास कैसा स्फीयर रहने वाला है वो देखते हैं। मैं बाकी इरेज कर देता हूँ। कुछ इस तरह का मिरर रह जाएगा। इन दोनों की खासियत क्या है, अगर मैं इस मिरर को देखूं ध्यान से, तो इसमें इसकी आउटर साइड शाइनिंग है, इसमें देखूं तो इसमें इनर साइड शाइनिंग है। इन्हीं का नाम रखा गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को मैंने जैसे बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं अभी। वन इज द कनकेव मिरर, अदर वन इज द कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर कौन सा है, उसको देखते हैं। कोई जज कर सकते हैं इनमें से कनकेव मिरर कौन सा और कन्वेक्स मिरर कौन सा है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो। दिस इज मिरर वन, इस मिरर को मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, दिस इज मिरर वन, दिस मिरर इज नंबर टू। आपको ये बताना है कनकेव मिरर कौन सा है। जल्दी से बता दो कनकेव मिरर कौन सा है। नंबर वन और नंबर टू, विच वन इज द कनकेव मिरर? हरी अप, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करने वाला है आज।
Yes, mirror 1 is the convex mirror, right answer. Mirror 1 is the convex mirror and mirror 2, the name given to the mirror 2 is the concave mirror. दूसरे मिरर को जो नाम दिया गया वो कनकेव मिरर दिया गया। तो कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या बनेगी? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इट इज़ इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज शाइनिंग। जिस दी अंदर वाली सतह तो पॉलिश है, बाहर वाली सतह शाइनिंग है, चमकदी हुई है, तो उस मिरर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ कन्वेक्स मिरर। सेम कनकेव मिरर की डेफिनेशन की बनेगी? एक वो मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश है, बाहर वाली साइड आ तुसी देख रहे हो पॉलिश है, अंदर वाली साइड है जो वो शाइनिंग है। वो केड़ा मिरर होएगा अपने को? कनकेव मिरर। अब बात करते हैं हमारे घर पे कहाँ पे अवेलेबल है मिरर। सबके घर पे स्पून है, चम्मच है। अगर उस चम्मच की शेप आप ध्यान से देखो, आप हमारे हैंड से इसी चीज़ को अगर रियलाइज करें, हैंड को अगर आप इस तरह से कर लो अपने सामने, जो ये अंदर वाली आपका पाम है दैट इज पॉलिश साइड, जो अंदर वाली सॉरी शाइनिंग साइड है, जो ये अंदर वाला है वाइट वाइट पोर्शन ये शाइनिंग साइड है, और जो बाहर वाली ये साइड है ये पॉलिश साइड है। अगर अपने हैंड को इस तरह से कर लो तो मैच करके देखो ये कौन सा मिरर बन रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंगली, 1 या 2। इनर साइड इज शाइनिंग, आउटर साइड इज पॉलिश, तो ये कौन सा मिरर बन रहा है? कनकेव मिरर, राइट। अब इसी हैंड को इस तरह से कर लो, आउटर साइड इज पॉलिश, जो बाहर की तरफ ब्लेज है, जो कर्व्ड सरफेस है जो बाहर की तरफ है, अगर वो शाइनिंग है, इनर साइड पॉलिश है, ये आप देखो इनर साइड पॉलिश, आउटर साइड इज शाइनिंग। तो जिसमें आउटर साइड शाइनिंग है ये हमारा बन रहा है कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो जो स्पून है, स्पून को अगर आप अंदर से देखोगे, जिस तरफ से खाना खाते हो, वो कौन से मिरर की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि वो शाइनिंग साइड है, उसकी दूसरी साइड आप जाते ही नहीं है, इनर साइड इज शाइनिंग, तो कौन सा बन जाएगा? कनकेव मिरर। अगर उसी स्पून को उल्टा करके देखोगे, चम्मच की बैक साइड से देखोगे, अब उसके आउटर साइड हमें शाइनिंग दिखाई दे रही है, तो फिर वो चम्मच किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स मिरर की तरह। तो चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, पहले वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर आगे इसकी इमेजेस तक चलेंगे। जल्दी से नॉर्मल रिमाइंड कर लो, नॉर्मल क्या होता है? तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा स्फेरिकल मिरर का? बेटे यहाँ पे जो ये वर्ड कर्वेचर लिखा हुआ है ना, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस। द कर्वेचर स्टैंड फॉर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। मैं कोई भी एक मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, कनकेव मिरर हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। आप भी साथ साथ ड्रॉ कर लो इस मिरर को। एवरीवन ड्रॉ द कनकेव मिरर। मैं कनकेव मिरर के लिए डेफिनेशंस करवाता जाऊंगा, कन्वेक्स के लिए आप अपने आप डेफिनेशंस बना लोगे, बस आपने समझना है टॉपिक को।
अच्छा, अगर हम इस मिरर को पूरा ड्रॉ करें, जो हमने कट कर दिया, अगर मैं उसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो कुछ इस तरह का था हमारा मिरर। जो ये डॉटेड लाइन है ये हमने कट किया हुआ है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का था मिरर। तो ये एक स्फीयर की फॉर्म ले रहा था। हम अगर एक स्फीयर को देखें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्फीयर का सेंटर होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, इसको अगर हम एज ए स्फीयर एज्यूम कर लें, तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। स्फीयर एक सर्कल की तरह होता है, लेकिन 3D डायग्राम होता है। उस सेंटर को हम सी से राइट करते हैं। इसी तरह से अगर ये एक मिरर इसी स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट है, हम यही कह रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा पार्ट है उस स्फीयर का, हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा पार्ट है उस स्फीयर का, कुछ इस तरह से इतना सा पार्ट है, बाकी हमने जो इरेज कर दिया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो ये इसका सेंटर था इस स्फीयर का, अगर ये मान लो ये पॉइंट है, ये इस का सेंटर है, अरे पेन क्यों नहीं है सिलेक्ट हो रहा। ये अगर सेंटर है हमारे पास, सेंटर को हम सी से लिख देते हैं। इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी सेंटर को हम क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसको हम कह सकते हैं ये सेंटर है उसी स्फेरिकल पार्ट का जिसमें से स्फेरिकल मिरर को कट किया गया। इट इज ए it is the center of the sphere from which spherical mirror is cut down, या आप ये कह सकते हो फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट डाउन। जिस स्फेरिकल पोर्शन में से स्फेरिकल मिरर को कट किया गया है, उस स्फेरिकल पोर्शन का जो सेंटर था, उसी सेंटर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। जिस जिसको ये डेफिनेशन समझ आ गई वो जल्दी से शेयर कर दे इसको। शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन समझ लगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जल्दी से डेफिनेशन बना ले। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये सेंटर जिस स्फीयर का होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, या जिस स्फीयर में से स्फेरिकल पार्ट को कट किया गया उस स्फीयर का जो सेंटर था उसी को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर
से हमें अब डेफिनेशन बनानी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो कह सकता हूँ इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट डाउन. It is the center of the sphere from which, it is the radius of the sphere from which spherical mirror is cut down. जिसमें से स्फेरिकल मिरर को कट किया गया था उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन करते हैं. चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार आपके लिए छोड़ता हूँ, एक और डेफिनेशन करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की. उससे पहले नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं पोल. पोल बेटे पता है क्या होता है, जो ये हमने मिरर कट किया है इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, दैट सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, इट इज द सेंटर ऑफ द, इट इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर ऑन मिरर सरफेस. It is the center point on the mirror surface, या आप मिड पॉइंट ऑफ मिरर भी कह सकते हो. तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमारे पास एक और डेफिनेशन बड़ी प्यारी सी बन जाएगी. कह सकता हूँ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इस बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन इसकी एक और बन गई. सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो दूरी है उसको हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन, पहले वाली डेफिनेशन भी ठीक है जो हमने पहले बनाई थी, ये एक और डेफिनेशन है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये कर्वेचर का बेटे मीनिंग समझ लो, जिसको ये कर्वेचर का मीनिंग पता चल गया उसके लिए डेफिनेशन कुछ भी नहीं है. कर्वेचर मीन्स कोई भी एक कर्व्ड सरफेस. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस. ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, ऐसे समझ लो इस चैप्टर के हम नींव रख रहे हैं अभी तक. तो एक बार नींव अच्छे से रखेगी उसके बाद टाइम नहीं लगेगा इस पे. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रहने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस. किसी बच्चे को प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन याद हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट कर सकता है.
पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा मिरर था, क्योंकि हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो इसकी आउटर साइड पॉलिश है, हम पॉलिश वाला एरिया भी इसके साथ लेके चल रहे हैं। जो इसका सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट को हमने नाम दिया था पोल। द मिड पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसको हम P से लिखेंगे, कैपिटल P के साथ। अब बात करनी है प्रिंसिपल एक्सिस की। यहाँ पे कहीं पे हमने इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज इमेजिनरी लाइन लेकिन कौन सी इमेजिनरी लाइन है, कहाँ से पास होती होगी ये? विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जो पास होती हुई लाइन जाएगी उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे? इट इज इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करती हुई लाइन जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है तो इमेजिनरी लाइन को हम डॉटेड शो करते होते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल फोकस। अगर हम इसी डायग्राम को दोबारा देखें अच्छे से, इसी डायग्राम को देखते हैं थोड़ा आराम से, अच्छे से। जो हमने ये डायग्राम, थोड़ी डायग्राम बड़ी कर लेते हैं। अरे ये डायग्राम पूरी नहीं होगी बड़ी क्या? दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो दोबारा से सारे जने कनकेव मिरर ड्रॉ करो। ये लीजिए, हमने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। अभी तक हमने पूरे का पूरा ड्रॉ किया है। अब हम उसका कुछ पार्ट रखेंगे, बाकी का हम डिलीट कर देंगे। कितना सा पार्ट रखना है वो हम देख लेते हैं, बाकी का हम कर रहे हैं डिलीट। ये बन गया हमारा कनकेव मिरर। इसकी कोई एक साइड पॉलिश करनी है हमें। पॉलिश कर तो कौन सी साइड पॉलिश करते हैं?
आउटर साइड। ये होगी हमारी पॉलिशिंग। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, उससे पहले हम पोल बता देते हैं कि पोल क्या है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो ये रहा हमारा पोल। यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। The line passing through the center of curvature and pole is called principal axis। तो ये इमेजिनरी लाइन है, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। अब जब भी कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है, ये जूम कर लो, ये कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन होएगी। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में से पास करेगी या पास करती हुई लगे, अपीयर टू पास, that point is called principal focus। इस डायग्राम को हम हमारे दूसरे मिरर के लिए भी ड्रॉ करेंगे अभी। हमारा दूसरा मिरर कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। तो हम कन्वेक्स मिरर में के लिए भी ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा ड्रॉ कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में पूरा येलो कलर से ड्रॉ करने वाला हूँ। कन्वेक्स मिरर के अंदर वाली साइड पॉलिश होती है, बाहर वाली साइड शाइनिंग होती है। तो इसके लिए हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें तो ये होगी कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे आएगा, अंदर वाली साइड। इस पॉइंट को हम बोल देंगे पोल। इसमें जो भी लाइट रे इंसिडेंट करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दैट, ये ऊपर की तरफ जाएगी लाइट रे। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही। तो जब कट नहीं कर रही तो हम कैसे कह सकते हैं अभी कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे है? तो इसके लिए क्या है, हम इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी कुछ इमेजिनरी लाइन इस तरह से है, और यहां पे ये कट करनी थी। देखने वाले को क्या लगेगा, लाइट कहां से आ रही है? क्योंकि देखने वाले के लिए तो यही है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये लाइट रे पीछे से कहीं से आ रही है। तो जहां पे ये अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? फोकस। ये दोनों डायग्राम समझ आई? डेफिनेशन अभी नहीं कर रहे हम, पहले डायग्राम समझ रहे हैं। और मैं जानता हूं बड़े बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ने कनकेव मिरर में तो लाइट नीचे को बेंड कर दी और कन्वेक्स मिरर में लाइट ऊपर की तरफ बेंड कर दी। आ रहे हैं ना ये क्वेश्चन दिमाग में कि कौन से मिरर के लिए लाइट कब नीचे को करनी है बेंड, कब ऊपर को करनी है बेंड? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका माइंड मैंने रीड कर लिया। जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को जिस जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है। अभी मुझे पता चल जाएगा किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी इस चैप्टर में।
हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज में लेके चलते हैं ताकि आप लोगों की टेंशन थोड़ी दूर की जाए। मैं अभी डेफिनेशन ही राइट कर रहा हूँ, डेफिनेशन से पहले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तब तक आप डेफिनेशन राइट कीजिए। या पहले डेफिनेशन करवा दूँ? चलो पहले डेफिनेशन करवा ही देता हूँ। डायग्राम हमें ये कह रही है कि प्रिंसिपल फोकस it is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis where light ray, where a beam of parallel reflected light rays where a reflected light ray of, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, डेफिनेशन को थोड़ा और इजी बना देते हैं आप। थोड़ा और इजी कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where a beam of parallel light ray parallel light ray पैरेलल टू प्रिंसिपल, आप ये भी कह सकते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल, बीम ऑफ पैरेलल, बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे वर्ड ऐड कर लेना, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection meet or appears to be meet is called principal focus. यहाँ पे दो वर्ड मैंने ऐड किए हैं जो हाईलाइटेड वर्ड है। एक तो बीम ऑफ पैरेलल, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी बात की हमने, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी बीम ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के हमने पैरेलल इंसिडेंस करवाई, इस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट हुई। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन शो की। रिफ्लेक्शन करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट कर रही है,
मीट कर रही है, या फिर जहाँ पे ये अपीयर्स टू बी मीट, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस। तो यहाँ पे दो है, अगर आपसे कनकेव मिरर की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप लिखोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। अगर आपसे पूछ ली जाए कन्वेक्स मिरर की तो आप लिखोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आस्क किया गया है। डायरेक्टली नहीं पूछा जाता प्रिंसिपल फोकस, घुमा के पूछ लेता है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, या फिर डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब बात आपके जो ब्रेन में अब तक क्वेश्चन चल रहा है उसकी करते हैं कि कौन सी लाइट रे ऊपर को बेंड होगी, कौन सी लाइट रे नीचे को बेंड होगी। मैं अगर इसी इमेज में, इन दोनों इमेज में एक और चीज ड्रॉ करूं, ये हमारे पास जो दोनों इमेजेस हैं इसमें एक एक बीम ऑफ लाइट और इंसिडेंट करवाता हूं। अगर नीचे वाली साइड से लाइट रे आ रही होती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये नीचे की तरफ आ जाएगी। जब बैकग्राउंड मीट करूंगा तो ये उसी पॉइंट पे जाके मीट होएगी जो इसका फोकस है। इसके अगर नीचे से लाइट ऑफ इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड अगर इंसिडेंट करवाता हूँ लाइट ऑफ रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन हाँ पास उसी पॉइंट में से करेगी जो इसका प्रिंसिपल फोकस है, उसी पॉइंट में से। अब ये चीज़ कैसे हुई, इसको ढूंढते हैं। मैंने कल एक चीज़ बताई थी जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, इस चैप्टर का दिल क्या है, नॉर्मल। जिसने नॉर्मल ढूंढ लिया, जिसने नॉर्मल को समझ लिया, उसके लिए स्फेरिकल मिरर का टॉपिक यूं खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा नॉर्मल क्या रहने वाला है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम थी हमारी, इसी डायग्राम में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी। इस पॉइंट को हम पोल बोल देंगे। यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब मैं वापस चलता हूँ, ये स्फेरिकल मिरर लिया कहाँ से हमने, कोई एक स्फीयर था, उस स्फीयर को कट डाउन किया। कोई एक हमारे पास स्फीयर था, उस स्फीयर को हमने कट किया। तो हम स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। कोई ऐसा हमारे पास एक स्फीयर था, इसी स्फीयर में से हमने थोड़ा सा पार्ट कट किया हुआ है। अब मुझे ये बता दो कि इस पे राइट एंगल क्या बनेगा इस स्फीयर के ऊपर। मान लीजिए ये स्फीयर का सेंटर है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जान रहे हैं। तो आपने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैं 3D में नहीं जाता, मैं 2D में पहले बात कर रहा हूँ। तो सर्कल में परपेंडिकुलर पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, जो सर्कल का रेडियस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो सरफेस तक, वो उसका क्या बनेगा, नॉर्मल। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सरफेस तक, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे बना उसको भी देख लेते हैं। जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से लाइन आ रही है, जो इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से लाइन आ रही है,
आ गया वापस। चलिए, जो बिल्कुल सेंटर से पॉइंट से लाइन आ रही है सरफेस तक, अगर वहाँ पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। अब टेंजेंट लाइन कौन सी होती है? जो किसी भी कर्व्ड सरफेस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जाए, उस लाइन को हम बोल देते हैं टेंजेंट लाइन। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ टेंजेंट लाइन। ये रही हमारी टेंजेंट लाइन, ड्रॉ नहीं हुई सही से। ये रही हमारी टेंजेंट लाइन। तो अगर आप टेंजेंट के साथ देखोगे तो सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेगी। दिस एंगल इज ऑफ राइट एंगल। जरूरी नहीं है हमें साइड पे करनी है, किसी भी पॉइंट पे। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है तो मैं सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा। जो लाइन ड्रॉ करूँगा, मान लो इस पॉइंट तक अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखूँ तो ये भी कितने का एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ? 90 डिग्री का। तो नॉर्मल सभी को मिल गया। सेंटर से कहने का मतलब कोई भी सरफेस पे लाइन ड्रॉ कर दो तो वो उस पॉइंट के साथ कितने का एंगल ड्रॉ कर रही होगी? 90 डिग्री। आप कहीं पे भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे वो हमारा नॉर्मल का काम करेगा। सेंटर से लेके कर्व्ड सरफेस तक जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो किसका काम करने वाला है? नॉर्मल का काम करने वाला है। तो अब देखिए, इस मिरर की हम बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट, सो द लाइट इज इंसिडेंट लाइक दैट। अब हमने ये कल बात की थी, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करेगी उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन कर्व्ड सरफेस पे क्या बना देगी? नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पे हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? हमारा नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल है, डॉटेड लाइन, येलो डॉटेड लाइन। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाला एंगल बनता किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। तो ऑब्वियसली है, अगर ये लाइट नीचे की तरफ बेंड होके आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तभी ये नॉर्मल के साथ दूसरा एंगल बना पाएगी ना। मान लो ये लाइट यहाँ पे बेंड हो जाती तो ये नॉर्मल के साथ एंगल कैसे बना पाती? बनना ही नहीं था। इसीलिए ये लाइट नीचे की तरफ बेंड होती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल। तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यही लाइट रे नीचे से आ रही होती कुछ इस तरह से, तो हमने नॉर्मल जो ड्रॉ करना था, क्योंकि हमारा इंसिडेंट पॉइंट ये रहा यहाँ पे, तो हमें नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो इस पॉइंट तक, वो हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये हमारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस लाइट को जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाना पड़ेगा। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये जा रही है यहाँ से। तो ये नॉर्मल के साथ आर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरे मिरर के लिए, इस मिरर के लिए अगर आप बात करें, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक अगेन। आ जा भी डायग्राम नीचे। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कन्वेक्स मिरर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक आप नॉर्मल ड्रॉ करो।
let me change the color to draw the normal. सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें इस पॉइंट तक लेके आनी है लाइन, तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करनी स्टार्ट करेंगे हम, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक लेके जाएंगे। ये हमारा नॉर्मल है, मैं यहाँ पे डॉटेड नहीं शो कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार क्लियरली अवेलेबल हो पाए, विजिबल हो पाए। अब नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है हमारा, इस एंगल को बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ड्रॉ कर रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ ही रहना था, इसीलिए ये लाइट रे ऊपर की तरफ बेंड हुई। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर आप नीचे वाली साइड से देखो तो नॉर्मल कुछ इस तरह का होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इसी पॉइंट में से जो लाइट रे पास होएगी, वो हमारा नॉर्मल बन जाएगा। ये हमारा नॉर्मल है। एक नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से मिरर में लाइट ऊपर बेंड होगी, कौन से मिरर में लाइट नीचे बेंड होगी। आपको सिंपली इसका दिल जीतना है इस चैप्टर में। दिल क्या है इसका? नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ कर लेना। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम, हमें अपनी पॉकेट में एक नॉर्मल साथ लेके चलना है। नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर लेना। ये याद रखना कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ होता है। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में आएगा। बिल्कुल अगर सिंपल वर्डिंग में, नॉर्मल ऑलवेज लाई बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर इस डायग्राम में भी हम नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करें, कनकेव मिरर वाली, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट तक ये लीजिए, ये हमारा नॉर्मल बन गया। तो नॉर्मल दोनों के बीच में आ रहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह अगर आप नीचे वाली साइड ड्रॉ करते हो, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे वाली साइड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऊपर छोटा रहेगा थोड़ा सा, ये जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ढूंढे, ये पढ़े, दैट इज एंगल आई, दैट इज एंगल आर। आज के लेक्चर में इतना ही। इन डेफिनेशन की प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेशन के साथ साथ इन डायग्राम्स को ड्रॉ करके देखो नॉर्मल कैसे आएगा। फोकस, प्रिंसिपल फोकस को ड्रॉ करके देखना है आपने दोनों मिरर के लिए, और दोनों मिरर्स के लिए प्रिंसिपल फोकस की सेपरेट डेफिनेशन राइट करनी है। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये दोनों डेफिनेशन आपको सेपरेटली राइट करनी है, और दोनों की डायग्राम साथ में बनाना। जितनी भी डेफिनेशन राइट करनी है आपको आज वाली, वो पांचों डेफिनेशंस में डायग्राम जरूर बनाना। मैंने ज़्यादा फोकस किया था आज कनकेव मिरर पे, अब कन्वेक्स मिरर को बिल्कुल पैरेलल साथ लेके चलोगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, जिसमें हम डायग्राम्स प्रॉपरली ड्रॉ करने वाले हैं। पहले हम डायग्राम्स के रूल्स देखने वाले हैं, जैसे आज हमने प्रिंसिपल फोकस के लिए कुछ रूल देखे, वैसे ही हम बाकी डायग्राम्स जितनी भी हमने ड्रॉ करनी है उनके रूल्स देखने वाले हैं। रूल्स देखने के बाद उनको यूजेस में लाने वाले हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इन डायग्राम को। तो जिसको लेक्चर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलना।